हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और इसी लेक्चर सीरीज का आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15। और आप सब जानते हैं कि इस लेक्चर सीरीज में हम न केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कंसीडर ए वेक्टर फील्ड। तो इस तरह से हमें क्या दे रखा है, एक वेक्टर फील्ड मुझे यहां पर गिवन है। लेट सी बी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 on plane z equal to 2 oriented counterclockwise. The value of counter इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन ओवर दिस कर्व सी एफ डॉट डी आर इज। देखो सिंपल सा हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है इस तरह से यहाँ पर, जो कैसा फील्ड है, फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं क्या बोल सकते हैं, वेक्टर फील्ड बोल सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड एफ दे रखा है और जो मुझे कुछ इस तरह से गिवन है, एफ इक्वल टू कितना है, वाई आई कैप एंड प्लस का एक्स जेड की पावर 3 जे कैप और ये माइनस कितना है मेरे पास जेड वाई इंटू के कैप है। तो इस तरह से मुझे यहां पर क्या दे रखा है भाई, एक वेक्टर फील्ड गिवन है। ठीक है, नाउ अब ये जो वेक्टर फील्ड है, मुझे ये इंटीग्रेशन निकालना। कौन सा इंटीग्रेशन भाई? ये वाला इंटीग्रेशन मुझे यहां पर फाइंड करना है। अब कैसे निकालूंगा इंटीग्रेशन, समझना जरा। मुझे निकालना क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज एफ डॉट डी आर, क्लोज इंटीग्रेशन दिस वन इज एफ डॉट डी आर, ये मुझे निकालना है। देखो जब भी आप इस तरह से इंटीग्रेशन देखो ना, आपको एक थ्योरम याद आनी चाहिए, जिस थ्योरम का नाम क्या है, स्टोक थ्योरम है। अब स्टोक थ्योरम क्या होती है, हमने जो थ्योरी वाले लेक्चर है वहां पहले डिस्कस कर लिया है। वेक्टर एनालिसिस के पूरा एक लेक्चर है, उसमें कम से कम 30 से 35 लेक्चर हैं, उनको जाकर देखो, तभी ये क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छे से सॉल्व होंगे। वही बच्चा यहां पर परफॉर्म कर पाएगा जिसने वो लेक्चर सीरीज देखी हुई है, क्योंकि यहां पर मैं सिंपल क्या बोलूंगा भाई, स्टोक थ्योरम बोलूंगा। अगर स्टोक थ्योरम को एक्सप्लेन करने को चल गया तो पूरा एक लेक्चर है, आधा घंटा उसी में लग जाएगा, तो एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टोक थ्योरम होती क्या है ये एक बार हम समझ लेते हैं। स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास इस तरह से एक क्लोज इंटीग्रेशन है ओवर सम क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर किसी एक वेक्टर फील्ड का, दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एफ, और डॉट कितना आ जाएगा यहां पर, डी ए आ जाएगा। अब ये जो सरफेस है ना, ये वो सरफेस है जो इस क्लोज कर्व ने इनक्लोज कर रखा है। जैसे हमारे केस में जो कर्व है मेरे पास क्या है, सी है, सी कर्व है, और इक्वेशन किसकी है भाई, सर्कल की इक्वेशन है। यानी हमारे केस में हमारे पास क्या है, इस तरह से एक सर्कल है, ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ये मेरे पास क्लोज लूप है, ये मेरे पास क्या है, क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप ने जो एरिया कवर किया, वो कौन सा एरिया कवर किया भाई, ये वाला एरिया कवर किया। यानी यहां पर जो सरफेस है, कौन सा सरफेस है भाई, ये सरफेस है, और ये मेरे पास क्या है, कर्व सी है। यानी इस इंटीग्रेशन में, इस सरफेस इंटीग्रेशन में जो ये सरफेस आ रखा है, कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस है, और ये सरफेस एलिमेंट डी ए है, ये कहां होगा, दिस सरफेस एलिमेंट डी ए इज इन दिस सरफेस। यानी यहां पर क्या होगा, ये डी ए होगा, जो डी ए वेक्टर होगा भाई कहीं यहां पर होगा, मतलब इस सरफेस में मैंने ये डी ए वेक्टर कौन सा ले रखा है, ये वाला ले रखा है। समझ में आ गई बात? इसको आप थोड़ा बहुत ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो या फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी यहां पर क्वेश्चन में आपको फंसा देता है। क्या फंसाता है, समझना जरा। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, ये ध्यान रख लेना कि ये जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है, या बोलते हैं जब जो वेक्टर फील्ड मुझे गिवन है, ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए हर पॉइंट पर इस सरफेस के अंदर। इस सरफेस में जितने भी पॉइंट हैं, उन सारे पॉइंट पर इस वेक्टर फील्ड ने क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। जैसे मेरे पास इस केस में जो सरफेस है वो कैसा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरे को। मेरे पास यहाँ दो एक्सेस मान लो, ये मेरे पास क्या है भाई, एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, या फिर ऐसे कर लो, किस तरह से, इसको मिटाओ, इस तरह से कर लो।
ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास सर्कल है कहाँ पर है, यहाँ पर एक प्लेन है जिस प्लेन का नाम क्या बोला है उसने, z इक्वल टू 2 प्लेन बोला है। इन जो सर्कल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इस सर्कल में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट के लिए इस f की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। यानी कहीं पर इस सर्कल में जितने भी पॉइंट आएंगे, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट आएंगे उन सारे पॉइंट के लिए इस f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, इसमें इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, साफ साफ दिख रहा है भाई, इस सर्कल में जितने भी पॉइंट आएंगे, क्योंकि इसकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी है, अगर ये सर्कल की क्वेश्चन ये है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लो। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट के लिए ये f क्या होगा मेरा, वेल डिफाइन होगा। तो अब मैं यहां पर ये कर सकता हूं, अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करूं या ये इंटीग्रेशन सॉल्व करूं, एक ही बात है। तो अगर मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, क्योंकि आसान रहेगा, कर तो मैं इससे भी सकता था, लेकिन क्या रहता, ऐसा करूंगा तो क्या रहेगा, बहुत ही आसान हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे समझेंगे जरा। अगर मैं यहां पर इस सिंपल ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं सबसे पहले क्या निकालूं, यहां से कर्ल ऑफ एफ निकालूं, तो अगर मैं कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एफ निकालूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट, और यहाँ क्या आएगा भाई आई कैप, फिर यहाँ जे कैप, फिर यहाँ के कैप, फिर यहाँ क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल एक्स, फिर यहाँ क्या आएगा पार्सल ओवर पार्सल वाई, फिर यहाँ क्या आएगा पार्सल ओवर पार्सल जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट क्या है भाई, वाई है, फिर जे कैप के साथ कितना है मेरे पास यहाँ पर एक्स जेड की पावर 3 है, फिर इसके जो कितना है मेरे पास माइनस का जेड वाई है। ठीक है, अब सिंपल क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा आई कैप, फिर क्या हो जाएगा देखो आई कैप, ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ से पार्सल ओवर पार्सल वाई ऑफ किसका, माइनस का जेड वाई, फिर माइनस कितना आ जाएगा ये पार्सल ओवर पार्सल जेड ऑफ किसका माइन एक्स जेड की पावर 3 का। ठीक है, फिर क्या आएगा देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कितना माइनस का जे कैप, और ब्रैकेट के अंदर ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो ये मेरे पास कितना है यहाँ पर पार्सल ओवर पार्सल एक्स माइनस का जेड वाई हो जाएगा, फिर माइनस ये रो ये कॉलम, फिर इसका साथ, तो कितना आ जाएगा ये पार्सल ओवर पार्सल जेड ऑफ किसका वाई का। तो ये तो जीरो होगा सीधे सीधे ये कितना आ रहा है मेरा, सीधे सीधे जीरो जैसा दिख रहा है मेरे को। तो फिर किसके लिए देखेंगे हम यहाँ पर, फिर के वाले के लिए देखो, लास्ट टर्म के लिए अगर मैं प्लस के की बात करूँ तो प्लस के कैप के लिए ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ किसका एक्स जेड की पावर 3 का, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का दिस वन इज पार्सल ओवर पार्सल वाई ऑफ किसका वाई का, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। ठीक है, अब आपको सिंपल इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो करो फिर सॉल्व करो। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं डेल क्रॉस एफ निकाल रहा हूँ, तो दिस इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या है आई कैप है, इसका करोगे तो जेड ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज वाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये कितना है यहाँ पर माइनस आया। अब इसका देखो x एक्ट एज ए कांस्टेंट, तो कितना आ जाएगा ये x तो ऐसे रहा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। ठीक है, देखो ये टर्म तो कितना जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ x है नहीं और यहाँ z भी नहीं है, तो दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ क्या बचेगा मेरे पास प्लस का के कैप बचा, तो इनटू में कितना आ गया, ये इनटू में ये आ गया मेरे पास कितना, देखो ये मेरे पास के कैप है, इसका x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, तो z की पावर कितना है 3 है, फिर माइनस y का कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, देखो ये सर्कल कहाँ पर डिफाइन है, z इक्वल टू 2 पर डिफाइन है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा डेल क्रॉस f की वैल्यू कहाँ पर निकाल दूंगा, z इक्वल टू 2 के लिए निकाल दूंगा, जहाँ जहाँ z है वहाँ क्या रख दो भाई 2 रख दो। तो ये मेरे पास कितना है यहाँ पर आई कैप, दिस वन इज माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 हो जाएंगे, तो 12x एंड प्लस कितना आ गया ये के कैप आ गया, इनटू z की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 1 कितना होता है 7 हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास डेल क्रॉस f जो हमको चाहिए वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा कितना, दिस वन इज आई कैप माइनस का 2
माइनस का 12x एंड फिर प्लस का 7k कैप आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकला मेरे पास, डेल क्रॉस एफ निकल गया। दिस इज अवर डेल क्रॉस एफ। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को सॉल्व करना है, यानी मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे निकालना है यहां पर क्या, इंटीग्रेशन दिस वन इज डेल क्रॉस एफ एंड डॉट डी ए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डी ए वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। देखो इस तरह से मेरे पास क्या है, ये सर्कल है यूं करके, और किस डायरेक्शन में भाई, जेड डायरेक्शन में है, यानी जेड कैप डायरेक्शन में है। इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 है। अगर मैं इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो रेडियस कितनी यूनिट है इसकी, 2 है, यानी जहाँ पर 0 है यहाँ पर आर इक्वल टू कितना होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, और ये मेरे पास एरिया है, जो मेरे पास जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा एरिया है भाई, ये वाला एरिया है। अगर मैं इस एरिया में एरिया एलिमेंट लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं उस बात पे भी डिपेंड करेगा। एक काम कर रहे हैं, मैं यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लेता हूं, तो जो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में होगा। जो डी ए वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में होगा। तो सिंस दिस डी ए वेक्टर इज इन जेड कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है भाई, ये जेड कैप डायरेक्शन में है। डी ए वेक्टर इज इन जेड कैप डायरेक्शन, तो अगर मैं इसे डी ए लिखूंगा तो डी ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन जेड कैप डायरेक्शन, दिस विल बी ओवर डी आर इंटू आर डी थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। और किस डायरेक्शन में होगा, ये जेड कैप डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, आर डी थीटा, और किस डायरेक्शन हो गया, जेड डायरेक्शन। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लिया हमने, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, आर कॉस थीटा के बराबर होता है, और y इक्वल टू किसका होता है मेरे पास, आर साइन थीटा के बराबर होता है, ये हमको पता है। अब सिंपल ये वैल्यू है किसकी, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन निकाल दो यहाँ से। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, डबल इंटीग्रेशन, इसी को सॉल्व कर रहे हैं आई कोड, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को। तो डबल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है मेरे पास कितना, आई कैप इंटू माइनस का 2 माइनस का 12, एक्स जो कितना आ जाएगा मेरे पास, आर कॉस थीटा एंड फिर प्लस का कितना आ गया, ये 7 के कैप, और पूरा ऐसे ब्रैकेट के अंदर बाहर से कितना आ जाएगा, बाहर से आ जाएगा मेरे पास कितना, आर डी थीटा। क्या आ जाएगा भाई, आर डी थीटा, और डॉट आएगा ये, और यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, इस जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, जेड कैप लिखो के कैप लिखो, एक ही बात हुई। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर मैं जब इसका इसके साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब इसका इसके साथ करूंगा तो जेड डॉट जेड कितना होगा, 1 होगा। तो इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बचा, डबल इंटीग्रेशन 7 आर डी थीटा बच गया भाई। ठीक है, इसके साथ कितना हो जाएगा, 0, जेड डॉट जेड कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ बचा मेरे पास। अब यार लिमिट रखनी है, देखो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर वेरी कर रहा है 0 से लेकर 2 तक, थीटा वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे इसको, 7 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया भाई, आर का कितना हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2, और इन 2 में कितना आ गया भाई, ये थीटा हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 7 गुणा, ये अपोल में पुट कर कितना का 4 आ जाएगा, गुणा पाई, तो 7 चौको 28, तो 28 पाई, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, और क्लॉकवाइज है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, तो देखो भाई आंसर कुछ मैच कर रहा है। हाँ देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखना स्टोक थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक चीज पढ़ी यहां पर, क्या, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या होती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फील्ड एफ डॉट डी आर, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस ऑफ
डेल क्रॉस एफ डॉट डी ए, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ये बात आप समझ लेना, ठीक है। और ये सरफेस वही है जो इस क्लोज कर्व ने इनक्लोज कर रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्लोज कर्व सी है, इसने जो सरफेस क्लोज कर रखा कौन सा वाला है, ये वाला है, और इसी सरफेस के ओवर ये इंट्रीगेशन है, ठीक है, यानी ये सरफेस इंट्रीगेशन है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर अब ज्यादा कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखो यहाँ पर बेहतर फील आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कंसिडर ए क्लोज ट्रायंगुलर काउंटर ट्रांसवर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिखा रखा आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इवेल्युएट अलोंग द काउंटर फॉर द वेक्टर फील्ड दिस। ये वेक्टर फील्ड दे रखा है मेरे को यहाँ पर। अभी वेक्टर फील्ड में मैं जब मैं टाइप कर रहा था तो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर। तो जो वेक्टर फील्ड है कुछ इस तरह से है। जो वेक्टर फील्ड एफ दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, वाई ई एक्स आई कैप माइनस का एक्स ई वाई कैप, ठीक है, ऐसे कुछ है। जहां ई एक्स और ई एक्स कैप और ई वाई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। हमें ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है कि इंटीग्रेशन दिस वन इज एफ डॉट डी एल, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो भाई, ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन एफ है, जो ये फंक्शन एफ है, क्या इस सरफेस में जितने भी पॉइंट है उन सबके लिए डिफाइन है? हाँ जी है, सिंपल सा। एक्स और वाई की कुछ कोई भी वैल्यू पुट करो इसके अंदर जो है, उन सबके लिए कैसी वैल्यू देगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब डिफाइन है ये हर पॉइंट के लिए जो इस सरफेस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, दिस विल बी अवर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ एंड डॉट कितना आ गया, ये डी ए आ गया। तो दिस इज अवर स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम से मैं ये लिख सकता हूं, यानी मैं ये इंटीग्रेशन निकालूं या फिर ये निकालूं, बात क्या है भाई, सेम ही है। तो भाई अगर बात सेम ही है तो आ जाओ फिर। तो पहले क्या निकाल दो, डेल क्रॉस एफ निकाल दो, कर्ल ऑफ एफ निकाल दो। अगर मैं कर्ल ऑफ एफ निकालने जाऊंगा तो सेम वही प्रोसेस, यहाँ क्या आएगा आई कैप, यहाँ क्या आएगा जे कैप, यहाँ क्या आएगा के कैप, यहाँ क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल वाई, यहाँ क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल जेड। फिर यहाँ पर इसका एक्स वाला क्या है मेरे पास, वाई है, फिर जेड वाला सॉरी वाई वाला माइनस एक्स है, और यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आई कैप इंटू ये निकाल रहा हूँ मैं, डेल क्रॉस एफ निकालना है। तो आई यानी ये वाला कॉलम ये वाली रो, तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो, तो कितना आ गया यहाँ पर, जीरो हो गया। तो माइनस का जे कैप आया, ठीक, ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो एक्स का साथ जीरो, पार्सल ओवर पार्सल जेड ऑफ वाई अगेन जीरो, तो होल टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, के कैप आ जाएगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम, इसका इसके साथ कितना हो जाएगा माइनस वन, इसका इसके साथ कितना हो जाएगा माइनस वन। तो कितना बच गया भाई यहाँ से, ये बच गया मेरे पास माइनस का टू के कैप बच गया। कितना बच गया भाई, माइनस का टू के कैप बच गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डेल क्रॉस एफ इक्वल टू कितना आ गया, अगर मैं डेल क्रॉस एफ लिखूं तो ये मेरे पास कितना आया, माइनस टू के कैप के बराबर आया। अब मुझे ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, तो कर दो फटाफट। क्या हो जाएगा देखो, दिस विल बी अवर इंटीग्रेशन, या इसकी वैल्यू कितनी है, टू के कैप डॉट कितना आ गया, ये डी ए वेक्टर आ गया। अब सवाल ये है डी ए वेक्टर कहाँ की ओर होगा, कैसे घूम रहा हूं मैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये माइनस टू के कैप है, ये भी ध्यान रखना। कैसे घूम रहा हूं मैं, इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, यानी उल्टा। तो अगर ऐसे घूम रहा हूं तो जो मेरे पास डी ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में है। तो हियर वी हैव डी ए वेक्टर इज इन के कैप डायरेक्शन और वी कैन से जेड कैप डायरेक्शन। तो इस डी ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए इंटू के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहां से उठा के इधर रखो। नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ के कैप डॉट कितना आ गया, ये डी ए के कैप आ गया। के कैप डॉट के कैप कितना होता है भाई, वन हो जाता है। तो माइनस का टू और इंटू में कितना आ गया, ये डी ए आ गया। टू तो कांस्टेंट है, माइनस टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या हो भाई, इस पूरे का एरिया, बिकॉज यही तो एरिया है। इनक्लोज एरिया कौन सा है, ये वाला है।
यानी इस पूरे का एरिया। इस पूरे का एरिया कहने का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल यहां पर है इसका एरिया निकाल दूंगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट किसके बराबर होगा, बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। बेस कितना है यहां से आता है, देखो बेस तो पता है 2 है, बेस यहां से आता है कितना है भाई, ये देखो ये 2 है। मुझे क्या चाहिए भाई, हाइट चाहिए, ये हाइट कितनी होगी, ठीक है। अगर देखो ये 45 है, ये भी 45 है, तो यहां से आता ये कितना हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 हो जाएगा। ये 1 है तो ये कितना होगा, देखो सिंस वी नो दैट 10 पाई बाई 4, सॉरी साइन नहीं, 10 पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं यहां से क्या निकालूं 10 पाई बाई 4 निकालूं, तो 10 पाई बाई 4 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी इस पॉइंट को ओ बोल दो, यानी कितना आ जाएगा ये क्यू, ओ मत बोलो, क्यू आर बोल दो, क्या बोल दो इसको, आर बोल दो, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने, आर बोल दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, क्यू आर अपॉन 1 आ गया, ठीक है। और 1045 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां से मेरे पास क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यू आर इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 है, यानी हाइट कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई, और बेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है भाई इसका 2 है, और इनटू ये कितना आ गया, 1 आ गया, 2 से 2 चला गया, तो आंसर विल बी -2। आंसर कितना आ गया हमारा, -2 आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। किधर बात इतनी, ठीक है। बड़ा आएगा तो दिस इज अवर आंसर। तो यहां पर आप कितना लिख दोगे, -2 लिख दोगे, ठीक है। बड़े आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखो भाई आज लगभग सारे क्वेश्चन किससे हैं, स्टोक थ्योरम से हैं, लेकिन आप सीख के जाओ कि स्टोक थ्योरम लगानी कैसे है। देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है जरा समझना। ए हेमीस्फीयर शेल इज प्लेस्ड ऑन ए XY प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन। एक हेमीस्फेरिकल सेल है जो कहां पर है, सेंटर्ड एट ओरिजिन है। फॉर ए गिवन वेक्टर फील्ड, हमें एक वेक्टर फील्ड दे रखा है इस तरह से, तो जो वेक्टर फील्ड है मेरे पास E इज इक्वल टू, वो कितना है, यह है मेरे पास माइनस का EX कैप एंड प्लस का XE Y कैप, और अपॉन में कितना है इन दोनों के, दिस इज x² प्लस y²। ये मेरे को क्या दे रखा है, एक वेक्टर फील्ड इस तरह से गिवन है, तो दिस इज ए वेक्टर फील्ड। ये मेरे पास क्या है, वेक्टर फील्ड है। एक मेरे को क्या दे रखा है, एक हेमीस्फीयर दे रखा है इस तरह से, जो कहां पर सेंटर्ड है भाई, ओरिजिन पर सेंटर्ड है। हेमीस्फीयर आप सब जानते हो, अगर मैं ये बोलूं ये मेरा क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो हेमीस्फीयर कुछ इस टाइप से होगा मेरा। तो दिस इज अवर हेमीस्फीयर। ये मेरे पास क्या है, इस तरह से हेमीस्फीयर है, जिसका सेंटर कहां पर है, यहां पर है, x इक्वल टू 0 पर इसका सेंटर है, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पर इसका सेंटर है, ओरिजिन पे इसका सेंटर है, ठीक है। दिस इज अवर हेमीस्फीयर। D इज एरिया एलिमेंट एंड दीज आर द यूनिट वेक्टर, तो आपको पता ही है। यहां पर क्या आएगा ये बताना है, यानी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये वाला इंटीग्रेशन, कौन सा वाला, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अभी तक का एक्सपीरियंस क्या करता है हमारा, कि मैं क्या करूं इसको, इंटीग्रेशन ओवर S, दिस वन इज डेल क्रॉस E, और डॉट क्या निकालना है मेरे को यहाँ पर, DA वेक्टर, ये चीज ऐसे कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे हम क्या कर रहे थे, डेल क्रॉस E निकाल रहे थे, तो यहाँ भी निकाल लेते हैं, क्या हर्ज है इसमें, निकालो फटाफट, निकालो फटाफट। लेकिन एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेबरी करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो डेल क्रॉस E निकालना है हमको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो I कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा J कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा K कैप आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा पार्सल ओवर पार्सल x, फिर यहाँ क्या आएगा पार्सल ओवर पार्सल y, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल z। फिर यहाँ कितना आएगा भाई, देखो इसका x वाला कंपोनेंट, यानी माइनस का y अपॉन में कितना आ गया, दिस वन इज x² प्लस y²,
फिर यहाँ क्या आएगा y वाला, ये मेरे पास क्या है x अपॉन दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सॉल्व करो इसको। तो यहाँ से अगर मैं क्या देखूँ आई कैप लिखूँ तो ये कितना बचा, देखो ऐसे ऐसे, इसका एक साथ 0, इसका एक साथ 0, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी माइनस का कितना आ जाएगा जे कैप, माइनस का जे कैप आ गया। देखो जो जे कैप आएगा ये वाला रो ये वाला कॉलम, ठीक है, तो एक्स का साथ 0 और पार्सल ओवर पार्सल वाई इसका 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया भाई 0 आ गया। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, देखो प्लस का के कैप, यानी ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये मेरे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। फिर ये क्या है यहाँ पर माइनस का पार्सल ओवर पार्सल वाई ऑफ किसका माइनस का वाई अपॉन में कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। अब इसको सॉल्व करना है, ये तो 0 हो गए, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, हियर वी हैव के कैप और इनटू, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगेन डिवाइड रूल लगा दोगे डिफरेंशिएशन का, तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये टर्म ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहा, फिर किसका हुआ डिफरेंशिएशन वाई का एक्स की रिस्पेक्ट में, वाई का एक्स की रिस्पेक्ट में, गलत लिख दिया हूं भाई मैं, क्या कर रहा हूं, ये क्या होगा, ये इसका इसके साथ होगा ना, तो यहाँ क्या आएगा एक्स नहीं आएगा, ये दोनों कैसे लिख दिया मैंने, तो और ये सही है इसका इसके साथ, ये सही है, यहाँ एक गलत लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ एक्स आया तो एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस एक्स ऐसे रहा, फिर नीचे वाले का इसका कितना हो जाएगा 2x और एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। ठीक, फिर ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा, फिर अगेन सेम चीज़, नीचे मेरे पास क्या है भैया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये टर्म ऐसे रहा, इसका होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है -1 होता है, फिर यहाँ साइन क्या आएगा भाई नेगेटिव आएगा, माइनस साइन आया, फिर ये ऐसे रहा वाई ऐसे रहा, यहाँ बोल सकते हैं माइनस वाई ऐसे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर नीचे वाला कितना हो जाएगा ये 2y हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ऐसा कुछ कहानी यहाँ बन रही है। ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू के कैप, करो सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों का हर सेम है तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ, तो ये माइनस आया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर आ गया। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया भाई, ये अपॉन में आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये कट गया -2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर -2y स्क्वायर कट गया, और आंसर कितना आ गया भाई 0 आ गया। अब समझना जरा बात को, तो यहां से मेरे पास डेल क्रॉस ई कितना आ गया 0 आ गया, डेल क्रॉस ई 0 आते ही आपको लग रहा होगा कि भाई ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहां पर आप क्या लिख दोगे आंसर 0 लिख दोगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब कहां गलत हो, क्या आपने स्टोक्स थ्योरम गलत लगाई, बिल्कुल नहीं, आप एक जगह चूक गए, अब ये देखना भूल गए कि ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो वेक्टर फील्ड ई यहां पर दिया हुआ है, क्या ये इसके अंदर ये जो सरफेस यहां पर है, इस सरफेस के अंदर या इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं क्या उन सारे पॉइंट के लिए डिफाइन है या फिर नहीं है, इसके द्वारा इनक्लोज इस सरफेस ने जितने भी पॉइंट इनक्लोज कर रखे हैं क्या उन सारे पॉइंट पर ये वेक्टर फील्ड डिफाइन है या फिर नहीं है। देखो वेक्टर फील्ड दोबारा लिखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर लिखा हुआ है ये वेक्टर फील्ड है एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू जो इस सरफेस के अंदर है, क्या इस सरफेस के अंदर 0,0 लाई करता है भाई, हाँ जी करता है भाई, उसने खुद ही बोला है सेंटर एट ओरिजिन, इसका मतलब 0,0 कहां है इस सरफेस के अंदर है। जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर यानी हर कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा,
यानी आंसर क्या, जैसे हर में जीरो आता है, आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड। यानी ये जो मेरे पास वेक्टर फील्ड है ये 0,0 पर क्या है, अनडिफाइंड है। इसलिए जो आंसर आ रखा है यहां से ना, ये 0 तो आ रखा है लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, तो जब भी इस तरह से कुछ करो तो यहां पर देख लेना कि भाई ये 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, सॉरी यहां पर ये डिफाइन है या नहीं है हर पॉइंट के लिए। क्या इस सरफेस के अंदर, जो सरफेस हमें दे रखी है, क्या उस सरफेस के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। अगर उस पॉइंट, किसी पॉइंट पर वो अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है तो आप इसे कर्ल करके सॉल्व नहीं कर सकते इंटीग्रेशन को। तो क्या करना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम लगाओगे। क्या करोगे, देखो इस टाइप की सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं बताता हूं क्या करना है, समझना जरा। जब भी ऐसा कुछ केस आए तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या, क्लोज इंटीग्रेशन, दिस वन इज एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ डॉट डी ए। ठीक है, देखो यहां पर एफ क्या है, यहाँ जो ई है, ई लिख दो, चलो ई लिख दो। ये वाला टर्म क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, मतलब ये वाला टर्म नहीं, जो ई है 0,0 पर क्या है, अनडिफाइन है। तो भाई मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं किसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। इससे क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है, लेकिन आंसर 0 नहीं है। ठीक है, आंसर यहां से निकल के आएगा, कहां से, इधर से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे फिर हम, किस वाले को, इस वाले को, ओवर कर्व सी, ये क्या है, सरफेस है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है इस तरह से। अब जो कर्व होगा, हेमिस्फीयर की बाउंड्री क्या होती है, सर्कुलर होती है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इस तरह से मेरे पास क्या है भाई, ये हेमिस्फीयर है। इसकी बाउंड्री की बात करूं तो ये क्या है भाई, इसकी बाउंड्री है। ठीक है, ये क्या है, इसकी बाउंड्री है इस तरह से। ये जो सी है ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। हेमिस्फीयर की बाउंड्री कैसी होती है, सर्कुलर होती है, और किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में ये बाउंड्री बनाऊं तो कुछ इस टाइप से देखेगा मेरे को, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक्स वाई प्लेन में ये मेरे पास क्या है भाई, एक सर्कुलर बाउंड्री है। और अगर ये सर्कुलर बाउंड्री है, कुछ मुझे इक्वेशन दे रखी है इसकी, कुछ नहीं दे रखा है, चलो मेरे पास ये क्या है भाई, हमारी सर्कुलर बाउंड्री है। ठीक है, तो ये मेरे पास कर्व निकल के आया, ये मेरे पास क्या है भाई, इस तरह से कर्व सी है। ये मेरे पास क्या है, इस तरह से कर्व सी है। ठीक है, अब मुझे इस कर्व के अलोंग ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा हमारे गिवन फंक्शन के लिए। ठीक, अब जब भी मैं इस तरह से देखता हूं तो मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूं तो यहां से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा, r cos थीटा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, r sin थीटा आ जाएगा। और फिर मुझे क्या निकालना है, यहाँ dr निकालना है। तो dr इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, या फिर उससे पहले देखो यहाँ वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन e की वैल्यू कितनी है मेरे पास, e है मेरे पास कितना, x, सॉरी e क्या था, कहाँ गया भाई, माइनस वाई आई कैप, ई की वैल्यू है मेरे पास कितना, माइनस का वाई, ई की वैल्यू कितनी है, माइनस का वाई, आई कैप प्लस का एक्स, जे कैप अपॉन में कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है मेरे को। और फिर यहाँ इनटू में कितना आ जाएगा, डॉट डी आर आ जाएगा। ठीक है, डॉट कितना आ गया, डी आर आ गया। अब थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे हम। अगर उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करूँ थोड़ा सा आसान रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का r साइन थीटा आई कैप प्लस का r कॉस थीटा जे कैप, और अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ फिर मेरे पास कितना आ गया, ये डी आर आ गया। अब डी आर किस डायरेक्शन में होगा भाई, इसमें घूम रहा है ऐसे करके, ये मेरे पास क्या है, डी आर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो डी आर इज इन
थीटा कैप डायरेक्शन, तो जो मेरे पास डी आर है डॉट डी आर है वो किस डायरेक्शन में है मेरा, थीटा कैप डायरेक्शन में है। अगर मैं इसमें ऐसे घूम रहा हूँ ना तो डी आर किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में थीटा चेंज हो रहा है, तो डी आर विल बी इन थीटा कैप डायरेक्शन। तो इसे मैं कह सकता हूँ डी आर थीटा कैप लिख सकता हूँ। अब थोड़ा बहुत अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो अभी तक हमने लेक्चर्स किए हैं, ये जो चीज़ यहाँ पर आ रखी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर है भाई, ये है मेरे पास थीटा कैप के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस वन इज अवर थीटा कैप, आर को बाहर लेने के बाद तो ये आर बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया माइनस का साइन थीटा आई कैप एंड प्लस का कॉस थीटा जे कैप एंड डिवाइड में कितना आ गया ये आर स्क्वायर डॉट डी आर थीटा कैप। ऐसा कुछ हुआ, ठीक। देखो इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, ये जो चीज़ यहाँ पर निकल के आई ये क्या है मेरे पास, थीटा कैप है सिंपल। तो दिस वन इज इंटीग्रेशन, नहीं डी आर इन थीटा कैप डायरेक्शन किसके बराबर होता है, आर डी थीटा के बराबर होता है। यहाँ मैं थोड़ा बहुत गलत कर रहा हूँ क्या, ये किसके बराबर होता है, मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, जो डी आर है वो किस डायरेक्शन में है, थीटा कैप डायरेक्शन में है। तो डी आर वेक्टर कैन बी रिटन एज डी आर थीटा थीटा कैप, और डी आर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आर है ये डी थीटा है, तो दिस इज आर डी थीटा, ये किसका होता है आर डी थीटा थीटा कैप के बराबर। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये क्या होगा मेरे पास डी आर थीटा होगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर आर डी थीटा थीटा कैप, ठीक है। तो इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, ये मेरे पास क्या है थीटा कैप है, तो थीटा कैप डॉट कितना आ गया ये डी थीटा थीटा कैप वन हो जाता है, तो इंटीग्रेशन डी थीटा, और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी 0 से 2 पाई, तो आंसर कितना आ गया 2 पाई आ गया, ठीक है। तो आंसर इज 2 पाई ओवर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो हियर वी हैव 2, कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। आज हमें समझने वाली बात ये थी कि भाई बहुत से बच्चे ये निकालते और 0 आंसर करके आते और आपका आंसर गलत हो जाता। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये बात देख लेना कि जो हमें सरफेस दे रखा है उस सरफेस के अंदर जितने भी पॉइंट हैं क्या उन सारे पॉइंट पर हमारा वेक्टर फील्ड डिफाइन है या फिर नहीं है। अगर डिफाइन है तो फिर 0 आंसर होगा, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन होता जो 0,0 पर डिफाइन होता, या बोल सकते हैं इसके अंदर जितने भी x और y की जितनी भी वैल्यू आती है उन सबके लिए डिफाइन होता, तब आंसर कितना होता 0 होता। ये 0 कब नहीं होगा, जब इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर हमारा वेक्टर फील्ड डिफाइन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आराम से डिस्कस कर रहे हैं हम, तभी आराम से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, एक कर्व दे रखा है मेरे को यहाँ पर, कर्व क्या है मेरे पास यहाँ पर देखो x² प्लस XY एंड प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक कर्व है। एट 0,0 इज रिप्रेजेंटेड बाई, इस कर्व पर एक हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, उनमें से उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना कि आपको एक कर्व दिया हो, उस कर्व पर टेंजेंट निकालना हो, तो पहले ये निकाल दो कि उस कर्व में अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये तो आप निकाल सकते हो ना। और स्लोप निकालना बड़ा आसान काम है, एक काम करो इसको डिफरेंट, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास क्या, अगर ये x और y के साथ वेरी कर रहा है तो स्लोप विल बी इक्वल टू dy बाई dx। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। करो भाई, करो डिफरेंशिएट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दिस इज 2x प्लस
x ऐसे रहा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर dy बाई dx आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर y ऐसे रहा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं x dy बाई dx निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास कितना माइनस का y माइनस का 2x, ऐसा कुछ हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए भाई यहाँ से dy बाई dx, तो ये क्या निकल गया मेरा स्लोप निकल गया, कितना आया माइनस का y माइनस का 2x अपॉन x आ गया। ठीक है, अब मुझे टेंजेंट निकालना है कहाँ पर 1,1 पर, तो स्लोप भी कहाँ पर निकाल दो 1,1 पर निकाल दो। तो dy बाई dx कहाँ पर एट 1,1, यानी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह 1 माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन में कितना आया 1 आया, तो दिस इज इक्वल टू -3। तो उसका स्लोप कितना आ गया -3 आ गया, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना होगा -3 होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना होगा भाई -3 होगा। अब स्लोप निकल गया तो इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है, और इक्वेशन किसके निकालोगे आप स्ट्रेट लाइन की, बिकॉज लाइन बोला है उसने, ठीक है टेंजेंट लाइन ही होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस का x1, जहां स्लोप क्या है m है। ठीक है, तो y माइनस का y1 x1 y1 दे रखे हैं, ये x1 है ये y1 है, ये कितना आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है -3, x कितना है x1 कितना है मेरे पास अगेन 1 है, तो y माइनस का 1 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 3x माइनस प्लस का 3 आ गया, प्लस का कितना आ गया भाई 3 आ गया। इसको यहाँ बेचेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 3x एंड प्लस का 3 प्लस 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से मेरे पास, y इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना माइनस का 3x प्लस का 4 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑन दिस कर्व एट पॉइंट 1,1। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें स्टेप याद रख लेना कि पहले स्टेप में आप क्या करोगे इस तरह से स्लोप निकाल लोगे, फिर जिस पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालना दो उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लोगे, स्लोप निकल गया तो फिर उस पॉइंट पर आप जिस टेंजेंट का आपने स्लोप निकाल रखा उसकी इक्वेशन निकाल दोगे और वही आपको निकालनी है इस तरह से। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते जरा। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटीग्रल ऑफ वेक्टर 40 अपॉन रो cos phi रो कैप स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर द सिलेंडर कोऑर्डिनेट इज यूज्ड ओवर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर हाइट L एंड रेडियस R0 इज। ठीक है, देखो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमको वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, और किसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, मुझे यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है, क्या वेक्टर A दे रखा है, और किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 अपॉन रो और इनटू में कितना है ये cos phi, और ये मेरे पास क्या है रो कैप। जब मैं थ्योरी में पढ़ा ना हमने रो की जगह क्या लिखा है s लिखा है, बस इतना सा चेंज है। अगर हमारा जो नोटेशन है हमने जो बुक फॉलो की है, हमने ग्रिफिथ फॉलो की है, तो ग्रिफिथ में किस तरह से है s दे रखा है, रो की जगह दे रखा है s दे रखा है, तो इसलिए हमारा नोटेशन कुछ ऐसा होगा। अगर ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अवर नोटेशन और वी कैन से अवर लेक्चर्स, दिस a विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 अपॉन s इंटू cos phi इंटू s कैप, ऐसा कुछ हो जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा। ठीक है बात, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब सिंपल मुझे वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ a dv निकालना है। क्या निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ a dv निकालना है। ठीक है, तो निकालो वैल्यू पुट करो। तो अगर मैं वॉल्यूम एलिमेंट निकालूं इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास क्या ds इंटू s डी फाई और इंटू कितना आता है dz होता है। ठीक है, अगर आपको याद है वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल टू ds s डी फाई dz, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं s ds डी फाई dz, s ds, अरे गजब,
डी एस डी फाई एंड डी जेड। ठीक है, तो डी वी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास एस डी फाई डी जेड। डी वी इक्वल टू कितना आ गया एस डी फाई डी जेड। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास क्या है इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 40 रो, दिस वन इज कॉस फाई। नाउ हियर वी हैव ए रो कैप और फिर डी वी की वैल्यू पुट कर दो, ये मेरे पास कितना है, देखो जहां ऐसा उसको रो लिख दो, अगर मैं इसको इसके टर्म में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा रो कॉस फाई डी जेड आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा इनटू में दिस इज रो डी फाई डी जेड आ जाएगा। ठीक है, अब आप में से कुछ सोच रहे हो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है कि भाई रो को बाहर ले लो, रो कैप को बाहर ले लो, नहीं, रो कैप फाई पर डिपेंड करता है, तो इट कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन साइन। अगर एक इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता तो मुझे इस रो कैप को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मुझे इस सबसे पहले इस रो कैप को आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे, हमने वैसे बहुत बार डिस्कस कर लिया है, एक बार और कर लेते हैं, क्या हट जा रहा है। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ मेरे पास कॉस फाई, फिर यहाँ मेरे पास है कितना माइनस का साइन फाई 0, फिर यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा साइन फाई, फिर यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास कॉस फाई 0 0 0 1। ठीक है, और फिर यहाँ क्या आता है मेरे पास एस फाई जेड लेता हूँ, अभी एस की जगह रो है तो रो फाई, यहाँ कितना आ जाएगा जेड आ जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, रो निकालना है। अगर रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर आई कैप निकालना तो मैं क्या लिखता, अगर मुझे आई कैप निकालना होता तो मैं ऐसा कुछ करता, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता। अब मुझे रो निकालना है, अगर मुझे रो निकालना है तो क्या करूंगा, तो ध्यान समझना, एक बार कर ले, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा ना आपके, एक बार मेहनत करने में क्या हर्ज है। अगर मैं यहां से क्या निकालूं भाई, ये चीज निकालूं, क्या चीज, रो कैप फाई कैप जेड कैप निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये जो मेरे पास कॉलम है किसमें करंट हो जाएंगे, रो में, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस फाई इंटू साइन फाई, सॉरी इंटू नहीं 0, एंड दिस वन इज हेयर साइन फाई कॉस फाई एंड 0, ये कितना आ गया 0 0 1 आ गया। ठीक है, कितना आया ये 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, आप ये या तो ये याद कर लो, ये याद कर लो, दोनों से हम किसी को भी निकाल सकते हैं। और यहाँ इनटू में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ मेरे पास आई कैप जे कैप एंड दिस वन इज के कैप। ठीक है, अब सिंपल से अगर मैं रो कैप निकालूंगा यहाँ से, तो रो कैप विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कॉस फाई आई कैप एंड प्लस का साइन फाई जे कैप, ये 0 है तो 0 के कैप हो जाएगा, जो कि हट जाएगा। ऐसे अगर फाई कैप निकालना हो, अभी जरूरत तो है नहीं लेकिन निकाल लेते हैं, फाई कैप निकालना तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन फाई आई कैप फिर प्लस का कॉस फाई इंटू कितना आ जाएगा जे कैप आ जाएगा। वैसे यहाँ से जेड कैप निकालना हो तो जेड कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, हमारा के कैप आ जाएगा, यानी जेड कैप के बराबर होते हैं, के कैप दोनों एक ही बात हुई, जेड कैप लिखो के कैप लिखो एक ही बात हुई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस रो कैप की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू दिस इज 40 अपॉन रो और इंटू कितना आ गया ये कॉस फाई, फिर यहाँ मेरे पास रो कैप की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कितना है मेरे पास यहाँ देखो दिस वन इज कॉस फाई आई कैप एंड प्लस का दिस वन इज साइन फाई जे कैप, और इनटू में ये पूरा टर्म आ जाएगा, दिस इज रो दिस वन इज डी फाई एंड हियर वी हैव डी जेड। ठीक है, अभी लिमिट नहीं रखी हमने, लिमिट रख लेंगे अभी हम थोड़ी देर में। ठीक है, नाउ अगर कुछ चीजें कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो। देखो भाई यहाँ पर इस रो से एक रो मेरा क्या हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, 3 बार इंटीग्रेशन कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 40, इस कॉस को अंदर ले जाओ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ मेरे पास कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा ये, और इंटू में कितना आ जाएगा आई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये यहाँ से मेरे पास कॉस फाई इंटू दिस वन इज हेयर वी हैव साइन फाई, और इंटू में कितना आ जाएगा जे कैप, और फिर ये मेरे पास कितना आ गया डी रो डी फाई डी जेड आ गया। अब बारी है किसकी, लिमिट की।
अब जो मेरे पास यहां पर रो की लिमिट है, रो कहां से कहां तक होगा भाई, 0 से लेकर r0 तक, क्योंकि उसकी रेडियस दे रखी कितनी हमको r0। क्वेश्चन में देखना ऊपर, रो की लिमिट कहां से कहां है, 0 से r0। फिर उसके बाद z की लिमिट कहां से कहां होगी भाई, z की लिमिट होगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक, क्योंकि उसने क्या बोला है, लेंथ कितनी है उसके सिलेंडर की, l है, तो 0 से लेकर कहां तक, l तक। और फिर फाई की लिमिट कहां से कहां होगी, फाई होता है मेरे पास 0 से कहां, 2 पाई, क्योंकि पूरा एक चक्कर ऐसे घूम जाएंगे, तो फाई की लिमिट कहां से कहां, 0 से 2 पाई। अब सॉल्व करेंगे फिर उसको, तो दिस इज इंटीग्रेशन, तो 0 से r0 पहन लिख दो, तो यहां मेरे पास कितना है, मेरे पास d रो है, फिर यहां 0 टू l, dz एक ही तो है ये वाला, 40 भी लिख लो, यहीं पर कहीं भी लिख लो, तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनटू कितना है, dz है। ये इंटीग्रेशन तो आसान है। अब बात आती है इसकी, 0 से किस कहां तक, 2 पाई तक, अंदर कितना है मेरे पास यहाँ पर cos स्क्वायर फाई आई कैप एंड प्लस का दिस वन इज cos फाई इंटू साइन फाई जे कैप, और इंटू कितना आ गया, ये डी फाई आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, सॉरी देखो ये इसका कितना हो जाएगा रो, यानी आर नॉट आएगा यहाँ से कितना है आर नॉट, यहाँ से कितना आ गया भाई 40 इंटू एल आ गया यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो दिस इज इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, एंड इनटू में कितना आ गया भाई यहाँ मेरे पास आई कैप आ गया, फिर प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 1/2, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा 2 साइन फाई कॉस फाई, जो किसका होता है साइन 2 फाई के बराबर होता है, और ये कितना है मेरे पास जे कैप, एंड इस पूरे के साथ यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा डी फाई आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरे पास यहाँ कितना बच गया, दिस इज 40 एल आर नॉट, इसको सॉल्व करेंगे आप थोड़ा बहुत हम, दिस वन इज इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई, दिस इज 1/2, इसको इधर ले आओ, देखो आई कैप यहाँ से बाहर है, तो आई कैप मैंने बाहर ले लिया, आई कैप कैन कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, बट फाई नॉट या बोलते हैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, लेकिन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप जे कैप के कैप होते हैं उनको हम बाहर ले सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो आई कैप कहाँ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और इनटू में कितना आ गया भाई यहाँ पर डी फाई आ गया, और ये ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा मेरे पास कितना cos 2 फाई इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई, ये वाला कितना आएगा मेरे पास cos 2 फाई, और अपॉन में कितना आ गया ये 2 आ गया। ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा डी फाई आ जाएगा, इनटू में कितना आ गया डी फाई आ गया। ठीक है, नाउ दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, फिर यहां मेरे पास कितना आ गया प्लस का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1/2 साइन 2 फाई और जे कैप इंटू डी फाई। ठीक है, एंड दिस होल ब्रैकेट विल क्लोज। अब सिंपल कैलकुलेशन बची है, दिस इज 40 एल आर नॉट, इधर आओ भाई, ये मेरे पास क्या है 1/2 है, फाई का डी फाई कितना हो जाएगा फाई, और लिमिट रखोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर पाई आई कैप बच गया, बिकॉज 2 पाई बचेगा और एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो सिर्फ पाई आई कैप बचा। ये मेरे पास क्या है cos 2 पाई है, cos 2 फाई है, cos 2 फाई का इंटीग्रेशन sin 2 फाई, सिंपल वैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, sin 2 फाई अपॉन 2 आएगा। अब जब sin 2 फाई में हम लिमिट पुट करेंगे, ऊपर कितनी लिमिट है 2 पाई, तो कितना आ जाएगा 4 पाई, sin 4 पाई 0 होता है, फिर जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो sin 0 आएगा, sin 0 0 होता है, तो ये टर्म कितना हो गया भाई 0, दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन की बारी है, कितना है ये sin 2 फाई है, sin 2 फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos 2 फाई अपॉन 2, अब -1/2 बाहर ले लो, अंदर कितना बचा सिंपल cos 2 फाई बचा, cos 2 फाई में अगर मैं 2 पाई पुट करूंगा तो कितना आएगा cos 4 पाई, cos 4 पाई की वैल्यू
1, फिर बीच में माइनस, फिर cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो दिस इंटीग्रेशन ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी ये सारे इंटीग्रेशन 0 हो गए, सिर्फ ये बचा मेरे पास यहाँ। अगर ये बचा तो कितना आ गया, ये सॉल्व करने के बाद 40 पाई एल आर नॉट आई कैप, दिस इज अवर आंसर। 40 पाई एल आर नॉट आई कैप, तो क्या है हमारा आंसर, 40 पाई एल आर नॉट आई कैप इज अवर आंसर। ऐसा कुछ है यहाँ पर, हाँ जी। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है हमारा भाई, करेक्ट है। 40 पाई आर नॉट नीचे बेस में होगा इस तरह से, कहीं पर भी जीरो नहीं है, ठीक है, ओ नहीं है, नीचे आर नॉट है। क्लियर है बात इतनी? तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको करने में वक्त लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारा। तो आई होप ये पूरी लेक्चर सीरीज लेक्चर आज का आपको समझ में आया होगा। वेक्टर एनालिसिस पहले कठिन लगता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार आप जाओ एक बार, जितने भी थ्योरी के लेक्चर हैं वेक्टर एनालिसिस के उनको देखो, उनको देखने के बाद इन लेक्चर्स को देखो, आपको फायदा होगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अपने आप होगा। अगर आप इस टाइप के सवालों कर लेते हो, इन लंबे सवालों को अगर कर लेते हो, तो आपके अंदर 100% क्या होना है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होना है। लेकिन रास्ता शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, रास्ता वही होना चाहिए जो कन्वेंशनल है और जिससे हम चलते हुए अभी तक आए हैं। यानी पहले थ्योरी पढ़ो, अच्छे से थ्योरी पढ़ो, शॉर्टकट नहीं मानना है। किसी भी वीडियो को 2x या 3x 4x की स्पीड में नहीं देखना है, उसको होता तो 2x देखे तो 2x की स्पीड में नहीं देखना, आराम से पढ़ो किसी भी चीज को, तभी आपको ये समझ में आएगा। आप सब लोगों ने साइंस ले रखी है, आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, आपने चुना है साइंस को, आप पर थोपी नहीं गई है साइंस, आपने चुना है, तो उसको एकदम ध्यान से पढ़ो। अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये साइंस आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ के जाएगी और आपका भविष्य अच्छी जगह जाएगा या अच्छी दिशा में जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उस चीज को वक्त देना ही पड़ेगा। अगर वक्त नहीं दोगे तो फिर ऐसे सोच लोगे कि मेरे को आ जाएगा, जैसे मैंने क्लास 10th में एक रात बैठ के पढ़ लिया था, या क्लास 12th में 2 महीने पढ़ के कर लिया था, तो फिर यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। हम बीएससी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस, तो इतनी तो इज्जत आपको करनी पड़ेगी इन किताबों की, उन लेक्चर्स की जो हमने वहाँ पर डिलीवर किए हुए हैं, उनको देखो। जितने भी लेक्चर अवेलेबल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हो, चाहे वो, पहले तो वेक्टर एनालिसिस कर लो। अगर वेक्टर एनालिसिस नहीं आया तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैसे ही गोल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे ही गोल हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक वैसे ही गोल हो जाएंगे अगर वेक्टर एनालिसिस आया ही नहीं तो, ठीक है। क्लियर है बात? ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर था ना, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसका है, मैग्नेटोस्टैटिक का क्वेश्चन है। अब कैसे है वहां समझ में आएगा आपको, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन और था जहां पर ई आ रखा था, ये है ना, ये क्वेश्चन किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है यहां से ऐसा, ठीक है। यहां पर क्या बोल देगा, अभी तो वेक्टर फील्ड बोल रहा है, क्या बोल देगा उस समय, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देगा ना। और आपको फ्लक्स निकालना होगा किसी एक सरफेस से पास होने वाला, यानी इसका सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे, जब आपको वेक्टर एनालिसिस अच्छे से आता है, हर थ्योरम में आपकी क्या है, एक अच्छी पकड़ है। और तभी आएगी जब आप चीजों को बार बार करोगे और ध्यान से उन चीजों को जब पढ़ोगे, ठीक है। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बड़ी मेहनत से आपके लेक्चर बनाए जा रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहो। मैं आप सबके साथ हूँ हर समय हर वक्त। अगर कहीं पर कोई भी डाउट आपको आता है, आप मेरे को मैसेज करने के लिए, मेरे को फ़ोन करने के लिए या टेलीग्राम में कुछ पूछने के लिए हर वक्त क्या हो, मैं वहाँ पर हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। आप स्वतंत्र हो कि आप मुझे कहीं भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।